हे गाइस, आज मैं अपने EISSM की स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ये वो पेपर है जो सबसे इजी होने के बावजूद मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इसमें स्कोर नहीं कर पाते हैं। लाइक आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनको 500 आया है टोटल में और इस पेपर में सिर्फ और सिर्फ 25। But I found this EISSM paper the easiest among all the papers of CA Intermediate. आप खुद ही कंपेयर कर लीजिए EISSM का मॉड्यूल एंड बाकी सारे मॉड्यूल्स, ये सबसे ज्यादा पतला है, इसका कंटेंट सबसे कम है एंड इट इज easiest to understand. Like I'll prove it in this video. So today I am going to share my EISSM strategy which helped me get a 60 plus in the examination with just a 5-day preparation, and that too helped me clear my exams in the very first attempt. So without any delay, let's start the video at once. आज का ये वीडियो बहुत डिटेल्ड होने वाला है. I'm going to tell you how to read the theory, understand it, as well as how to remember it and present it in the exams so that the examiner gives you the maximum possible marks. So to start with, हम लोग चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर से कितना कितना मार्क्स आता है. सो इस पेपर में EIS से 50 मार्क्स आते हैं, SM से भी 50 मार्क्स आते हैं. EIS में आपके पास 5 चैप्टर्स होते हैं एंड SM में आपके पास 8 चैप्टर्स होते हैं एंड हर एक चैप्टर से इक्वल मार्क्स आता है. सो अगर हर एक चैप्टर से इक्वल मार्क्स आते हैं, यू शुड बी फोकसिंग ऑन द इजियर चैप्टर्स फर्स्ट. वो चैप्टर्स पहले कर लो विच इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू स्कोर. So the EIS easy chapters are there on the screen. You can take a screenshot. रहे बात स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, इसमें हर एक चैप्टर इजी होता है, बट देयर इज एन इंपॉर्टेंट सीक्वेंस व्हिच यू शुड बी फॉलोइंग व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस पेपर. आई टेल इट टू यू, इट्स देयर ऑन द स्क्रीन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. आपको फर्स्ट चैप्टर तो पहले करना ही है एंड देन यू शुड बी डूइंग द फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, सिक्स्थ चैप्टर, सेवंथ चैप्टर, एथ चैप्टर एंड देन कम बैक टू द सेकंड एंड थर्ड चैप्टर. दिस इज द सीक्वेंस. अगर आप इसको फॉलो करते हो, इट्स गोना बी सुपर बेनिफिशियल फॉर यू. आपको समझने में बहुत हेल्प होने वाला है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन पढ़ा देने के बाद देयर आर फ्यू चैप्टर्स व्हिच आर लिंक्ड टू इट, इसीलिए उसको पहले आप कर लेते हो and then you return back to the second and third chapter. So make sure you are following this sequence and EIS के important chapters, मतलब easy chapters ही important है, उसको आपको पहले करना ही है. So remember this. अब तक आपको पता चल गया है कि प्रिपरेशन शुरू कहां से करना है, बट प्रिपरेशन कैसे करना है इसके बारे में अभी बात करेंगे. Like how to read, how to understand the theory, how to learn the theory, as well as how to memorize it and present it in the answers to score marks. ये सब कुछ अभी डिस्कस करने वाले हैं. But remember one thing, that taking full paid coaching classes for EISSM paper is completely a waste. It's a time waste. ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूं, मेरे सारे सीनियर्स जिनसे भी मैंने बात किया है, ये सब ने यही रिकमेंड किया है, that taking full classes for EISSM is a complete waste of time. So अभी चलो ये बताते हैं कि सेल्फ स्टडी करना कैसे है. खुद पढ़ाई कर लेंगे बट कैसे? So take out your module. चिंता मत करो, मैं पढ़ाने नहीं वाला, मैं बस एक आइडिया देने वाला हूं कि आप सेल्फ स्टडी करोगे कैसे, किस पेस पे करोगे, बस वही बताना है. तो फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एक चैप्टर को आप अप्रोच कैसे करते हो. जैसे ये चैप्टर शुरू होता है, आपको इंट्रोडक्शन एंड बिजनेस पॉलिसी का हेडिंग्स दिखेगा विच यू जस्ट नीड टू रीड थ्रू एंड देन यू विल हैव द हेडिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. जैसे सभी को मालूम है कि मैनेजमेंट के 2 मतलब होते हैं. नंबर 1 कि वो लोग, मैनेजमेंट उन लोगों को बोला जाता है जो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को संभालते हैं, या फिर मैनेजमेंट वो प्रोसेस होता है टू डील विद थिंग्स और टू डील विद पीपल. सो आपके ICI मॉड्यूल में ये दोनों डेफिनेशंस दिए हुए हैं. मैं यहां पे कीवर्ड्स हाईलाइट कर दूंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू एग्जैक्टली हैव टू लर्न. एक बात मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर देना चाहता हूं कि डेफिनेशन में जो कीवर्ड्स यूज होते हैं ना, आप ट्राई करो कि आप एग्जैक्टली वही लिखो जो ICI मॉड्यूल में दिया हुआ है, बट हाउएवर अगर आप खुद के वर्ड से कुछ कुछ इंटरचेंज कर देते हो, दैट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम. द नेक्स्ट हेडिंग इज कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी एंड ये पोर्शन को भी आपको रीड करना है. आपको एग्जैक्टली डिफरेंस पता चल जाएगा बिटवीन अ स्ट्रैटेजी एंड अ पॉलिसी. इस मोमेंट पे आपको लग रहा होगा कि ये पेपर कितना सिंपल है. वी आर डिस्कसिंग द डेफिनेशन ऑफ टर्म्स लाइक स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट, पॉलिसी. ये सारे डेफिनेशंस आपको बहुत पहले से पता है, बस यही बात है कि आप कभी ये डेफिनेशंस लिखे नहीं हो. सही बात है, ये पेपर सच में बहुत इजी है, आपको सारे मेजॉरिटी ऑफ दी टर्म्स पहले से ही पता होंगे. इट्स जस्ट दैट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ दिस पेपर आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा अबाउट ऑल दीज बिजनेस टॉपिक्स. एज वी मूव डाउन आपको बुलेट पॉइंट्स दिखेंगे, इसके बारे में मैं बाद में एम्फेसाइज करूंगा, सो अभी नहीं पढ़ रहा हूं. एंड रीडिंग फॉरवर्ड यू विल गेट टू सी अ बोल्ड लाइन. आपको याद रखना है ICI मॉड्यूल में कभी भी कुछ भी बोल्ड में दिखा है ना, वो आपको मिस आउट नहीं करना है. सो इट सेज दैट स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव. सो यहां पे आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज अ प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी. बेसिकली प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी होता है जहां पे ऑब्वियसली आप इंक्लूड करोगे वो बिजनेस अप्रोचेस जो प्रीवियसली आपके लिए अच्छे से काम किया है, मींस इट हैज वर्कड वेल फॉर योर कंपनी. एज वेल एज आप कुछ नया इनिशिएटिव्स भी इंक्लूड करोगे जो आपको लगता है कि आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बेटर करेगा, एज वेल एज
मार्केट पोजीशन में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखेगा. सो दिस इज अ प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी. अब बारी है रिएक्टिव स्ट्रैटेजी समझने का. एंड रियल वर्ल्ड में ना मार्केट में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड टर्न्स आते हैं जब आपका प्लान्ड स्ट्रैटेजी, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी कोई काम का नहीं होगा. ऑन द मोमेंट इन दैट सिचुएशन आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा टू द प्रॉब्लम्स. एंड दैट्स हाउ यू गेट योर रेस्पॉन्सिव स्ट्रैटेजी, जिसको हम लोग रिएक्टिव स्ट्रैटेजी कहते हैं. यू रिएक्ट टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. एंड इसीलिए ओवरऑल हम लोग एक स्ट्रैटेजी को बोलते हैं इट्स पार्टली प्रोएक्टिव एज वेल एज पार्टली रिएक्टिव. मैंने अभी जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो आपको हूबहू आईसीआई मॉड्यूल में मिल जाएगा. ये मॉड्यूल में आपको बहुत ही सिंपल इंग्लिश वर्ड्स में हर एक चीज लिखा हुआ मिलेगा जो आप सेल्फ रीड करने पे सब कुछ समझ जाओगे. एंड ये सेल्फ रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे आप काफी ज्यादा थ्योरी पोर्शन को रिटेन कर पाते हो. इट्स सुपर बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम्स. एंड देखो, अगर आप सेल्फ रीड करते हो ना, आपको कोई लेक्चर्स देखने का बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि देखो लेक्चर्स देखने के बाद आपको इवेंचुअली सेल्फ रीड तो करना ही पड़ेगा. एंड सेल्फ रीड करने पे ही आपको सबसे ज्यादा क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिलेगा. एंड क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आप रिटेन भी करोगे चीजें. सो सेल्फ रीडिंग के काफी सारे बेनिफिट्स है, अभी मैं गिनाने नहीं जाऊंगा. बस इतना बताना चाहता हूं कि अगर आप खुद से आईसीआई मॉड्यूल को थरोली रीड करते हो ना, इट्स गोना बी इनफ. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. आपको 2 बुलेट पॉइंट्स मिलेंगे विच इज अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है. फर्स्टली आप अपने कंपटीटर्स को आउट परफॉर्म कर पाओ, कंपटीटर्स से बेटर परफॉर्म कर पाओ. एज वेल एज मार्केट में कोई भी चेंजेस आ गए ना तो फिर आप उसको इजीली रिस्पॉन्ड कर पाओ. सो दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स जो आपके बुक में भी लिखा हुआ है. नाउ वी हैव द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ऐसे भी बोल्ड में लिखा हुआ है. सो यू नेवर गॉट टू मिस इट आउट. सो व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? पैराग्राफ में आंसर दिया हुआ है बट लर्न इट इन पॉइंट्स ताकि आपको ज्यादा अच्छे से याद रहे. सो देयर आर 6 पॉइंट्स. फर्स्टली आपको देखना है दैट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन. एंड ये विजन के लिए यू नीड टू सेट अप सम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव सेट हो जाए, यू नीड टू हैव अ स्ट्रेटेजी. सो यू नीड टू क्राफ्ट अ स्ट्रेटेजी टू रीच दोज ऑब्जेक्टिव्स एंड देन यू इंप्लीमेंट द स्ट्रेटेजी ऑफ कोर्स. एंड इंप्लीमेंट करने के बाद ही आप एक स्ट्रेटेजी को इवैल्यूएट कर सकते हो एंड देख सकते हो कि क्या क्या करेक्शन जरूरत है. सो दीज आर दी कीवर्ड्स. आपको मैंने 6 पॉइंट बता दिया. ये कीवर्ड्स आपको लिखना है. बहुत ही सिंपल इंग्लिश है, सिंपल पॉइंट्स टू रिमेंबर. एक बात आपको समझना है, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं ना, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. बट आपको हर एक चैप्टर का हर एक लाइन थरोली रीड करना है और समझना है. बिकॉज मेरे जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो आपको समझ और याद तभी होंगे जब आप चैप्टर का हर एक लाइन पढ़ रहे हो. वरना नहीं समझ आएगा, वरना एग्जाम में नहीं याद रहेगा. सो मेक श्योर यू आर रीडिंग द एंटायर आईसीआई मॉड्यूल. एंड हर एक चैप्टर रीड करने में आपको 1 से 2 घंटा लगेगा. एंड अगर आपको एक प्रैक्टिस है, इफ यू आर अ फास्ट रीडर, और जल्दी हो जाने वाला है. लेट्स मूव ऑन. द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. सो चलो देखते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. एंड यहाँ पे बुलेट्स दिए हुए, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. सो द फर्स्ट बेनिफिट इज दैट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की वजह से आप कुछ हद तक अपने एक्शंस को प्री प्लान करके रख सकते हो. सो ऑब्वियसली यू आर गोना हैव अ प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी व्हिच इज वेरी हेल्पफुल. द सेकंड बेनिफिट इज दैट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जब आप करते हो ना, आप सारे प्लान्स को एक जगह लाके रखते हो, आप स्ट्रेटेजाइज करते हो. एंड दैट इज व्हाई इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क ऑफ ऑल द मेजर डिसीजंस. The third benefit is that जब भी आप strategize करने बैठते हो आपको visualize होता है what are the market opportunities. So obviously it's a pathfinder. Strategic management is a pathfinder to various business opportunities. And also जब आप strategize करते हो आप बहुत सारी गलतियों से बचते हो. You prevent a lot of mistakes and that's why strategic management को एक corporate defense mechanism भी बुला सकते हैं. The next benefit is it develops a competitive advantage and core competency. So देखो, जब आप strategize करते हो आप यही सोचते हो आप अपने competitor को कैसे हराओगे, आप out perform कैसे करोगे उनको in the market. And obviously that's how you develop a competitive advantage. So देखो 6 पॉइंट याद कर लो, that's gonna be enough. एग्जाम के लिए उतना ही जरूरी होता है. एंड इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि ये जो टॉपिक्स है ना वो बहुत इजी है. ये सारे पॉइंट्स बहुत इजी टू लर्न है. डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट. मेक श्योर यू आर हैविंग प्रॉपर रिविजन बिफोर द एग्जाम. जस्ट बिकॉज ये इजी है आपको याद रह जाएगा, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ दिया एंड डायरेक्ट एग्जाम में लिख के आ रहे हो. ये गलती मत करें. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट हेडिंग इज लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. एंड यहां पे मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं जो मेरे सीनियर ने मुझे कहा था. इट्स अ वेरी वैल्यूएबल लेसन दैट शिवम, दुनिया में हर एक चीज का ना जो प्रॉब्लम्स होते हैं आप 3 एस्पेक्ट से असेस कर सकते हो कि क्या वो टाइम कंज्यूमिंग है, क्या वो कॉस्टली है एंड क्या वो चीज कॉम्प्लेक्स है. ट्रस्ट मी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ये तीनों प्रॉब्लम्स है. एंड आप जब भी कभी भी लिमिटेशंस पढ़ रहे हो, प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हो, ये 3 प्रॉब्लम में से एक तो होगा ही. हाई चांसेस दैट तीनों प्रॉब्लम्स हो. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ये तीनों प्रॉब्लम्स आपके आईसीआई मॉड्यूल में दिए गए हैं. एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज दैट देखो, जो भी आप स्ट्रेटेजाइज करते हो इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है. इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल. कोई आपका कंपटीटर एक अच्छा स्ट्रैटेजी बना सकता है. सो दैट्स
कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल दैट इन दैट स्ट्रेटेजी गेम आप हार जा सकते हो. सो दैट्स द फोर्थ लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. द फर्स्ट वन इज द कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, सीईओ खुद होता है, जो एक कंपनी का मिशन, गोल्स ये सब सेट करता है कि कंपनी को करना क्या है लाइफ में. एंड देन वी हैव बिजनेस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे बिजनेस मैनेजर्स एक कंपनी से धंधा करवाता है, डे टू डे अफेयर्स को संभालता है ताकि वो गोल्स को अचीव कर पाए. एंड देन लास्टली वी हैव द थर्ड लेवल, दैट इज द फंक्शनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे डिफरेंट फंक्शंस कंडक्ट होते हैं, बिजनेस फंक्शंस कंडक्ट होते हैं, जैसे स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक, लाइक एचआर हो गया, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया, ये डिफरेंट फंक्शंस को संभालते हैं. मूविंग ऑन, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. सो व्हाट इज अ एसबीयू? इसके बारे में डिटेल्स में आप पढ़ोगे इन द लेटर चैप्टर्स, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन शॉर्ट टू यू. सो सपोज देयर इज अ कंपनी जो सिगरेट्स बेचता है एज वेल एज होटल्स का भी बिजनेस करता है. सो इट इज इनटू डिफरेंट लाइंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि हर एक बिजनेस का अलग अलग बिजनेस मैनेजर होगा जो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस. ये डिफरेंट बिजनेस को, डिफरेंट डिवीजन को हम लोग कॉल कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट. इसी को एसबीयू कहते हैं. सो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैंने कहा था कि फर्स्ट चैप्टर को पहले कर लो, क्योंकि इंट्रोडक्शन का चैप्टर होता है, काफी सिंपल होता है, फॉलोड बाय द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, जो कि फोर्थ चैप्टर है, एंड देन द फिफ्थ चैप्टर ऑफ बिजनेस लेवल एंड सिक्स्थ चैप्टर ऑफ फंक्शनल लेवल. आपको अभी सीक्वेंस एक्चुअली समझ में आ रहा होगा कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज रिकैपिचुलेशन. So now I would like to request to you to move to chapter number 5, that's business level strategies, ताकि मैं आपको और थोड़े टिप्स दे पाऊं. So the first heading out there is Porter's 5 forces model, जो आपको बताएंगे कि एक बिजनेस में, एक इंडस्ट्री में कितना ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है ड्यू टू द कंपटीशन, ड्यू टू योर मार्केट कंपिटिटर्स. पहले में बात किया गया है अबाउट न्यू एंट्रेंट्स. सो एक नए बिजनेस को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं अपनी कॉम्पिटिटर्स की वजह से. सो फर्स्टली देयर इज कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. ऑब्वियसली नए धंधे में उतना ज्यादा कैपिटल नहीं होता है. द नेक्स्ट बैरियर आउट हियर इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. जब आपका बिजनेस नया होता है तब आपका सेल्स कम होता है. सेल्स कम होता है तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी कम होता है, एंड जिसकी वजह से फिक्स्ड कॉस्ट जो नए धंधा शुरू करने की वजह से आप बियर किए हो वो पर यूनिट कम हो ही नहीं पाता है, क्योंकि यूनिट्स ही उतने नहीं है. दैट्स व्हाई यू कैन नॉट रीच इकोनॉमीज ऑफ स्केल. सो दैट्स द सेकंड पॉइंट. तो ऐसे करते करते यू हैव 7 पॉइंट्स, आपको 6 तो याद रखने पड़ते हैं, एंड ये जो 6 का एक्सप्लेनेशन आपको समझना पड़ेगा. बट जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जो बोल्ड में लिखा हुआ है, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये कीवर्ड्स आपको एग्जैक्टली लिख के आना है. अंदर आप एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड्स में लिख दो, लाइक आपके पास क्लैरिटी है, आप अपने वर्ड्स यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है. बट ये जो कीवर्ड्स बुक में लिखे हुए हैं, लाइक कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये आपको हूबहू लिख के आना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा. एग्जामिनर तभी आपको मार्क्स देगा. मेक श्योर यू आर रिमेंबरिंग दिस टिप. सो दैट्स ऑल. अभी मैं आईसीआई मॉड्यूल को और रेफरेंस नहीं लूंगा. कंक्लूजन ये है कि अगर आप सेल्फ रीड कर लेते हो एक चैप्टर को जिसमें ज्यादा समय नहीं जाता है, इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. आप बहुत ज्यादा क्लैरिटी रखोगे इन अंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से आपका मेमोराइजेशन भी बढ़ेगा. एंड मेमोराइजेशन के लिए कुछ और टिप्स भी दे देता हूं, दैट आप लिख लिख के अगर आप पढ़ते हो तो ज्यादा याद रहता है. अपने रिविजन चार्ट्स बना लेते हो तो एग्जाम के एक दिन पहले सब कुछ याद जल्दी से आ जाता है. खुद का राइटिंग में लिखा हुआ रहता है ना, इसलिए मेमोराइज जल्दी से होता है, याद भी जल्दी आता है. एंड थर्ड थिंग इज दैट अगर आप लिख के प्रैक्टिस करते हो तो आपका राइटिंग स्पीड भी इंप्रूव होता है. सो दीज आर फ्यू थिंग्स. एंड जब आप सेल्फ रीड कर रहे हो, मेक श्योर यू आर नॉट लीविंग आउट द बोल्ड लाइंस एज वेल एज द बुलेट पॉइंट्स. वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. वो एक तरीका होता है आईसीआई आपको बता पाए कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद आपको रखना ही है. सो दैट्स ऑल. डेफिनेशंस के लिए स्पेसिफिकली आपको कीवर्ड्स उतना ज्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा, जितना याद रहता है इट्स वेल एंड गुड. आप इंटरचेंजेबली अपने खुद के वर्ड से यूज कर लेते हो, नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम. बट नॉर्मल क्वेश्चन में जब बेनिफिट्स पूछा जाता है, लिमिटेशंस पूछा जाता है, तब आपको एग्जैक्टली कीवर्ड्स के साथ पॉइंट्स लिखने होते हैं. वो पॉइंट का एक्सप्लेनेशन खुद से लिख दो, कोई बात नहीं, बट वो जो पॉइंट का हेडिंग होता है वो हूबहू वो कीवर्ड होना चाहिए. So these are my tips, ये आपको याद रखने हैं. And if you're studying this way, आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे in just 10 days, like 6 hours daily to EISSM, and it will be done in 10 days. And अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं है, there's nothing much to worry about, because 60 to 70 marks का सिलेबस आप 5 दिन में भी कवर कर सकते हैं by covering the easy chapters first. And मैंने ये पूरा EISSM का सिलेबस कवर किया था in just 5 days because I am a fast reader. And जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये पूरे पेपर में कंटेंट काफी कम है कंपेयर टू द पेपर्स ऑफ टैक्स, अकाउंट्स, ऑडिट, जहां पे कंटेंट बहुत ज्यादा है, टाइम लगता है वहां पे. यहाँ पे टाइम उतना नहीं लगता है टू कवर द एंटायर सिलेबस, एंड आई डिड इन 5 days, एंड सो कैन यू इफ यू स्टार्ट रीडिंग फास्ट.
but do not compromise in understanding the concepts and retaining them. So I did this by using the same strategies and tips जो मैंने आपसे शेयर किया है. सब कुछ tested and tried है. That's how I cleared my exams in the first attempt as well as got an exemption in this paper. But अगर ऐसा एक स्टूडेंट है जो कि काफ़ी लेजी है, ICAI मॉड्यूल को रीड नहीं करना चाहता है, या फिर एक बार रीडिंग करने के बाद ही wants a quick revision, what does he do? What you can do is that watch the revision video of Swapnil sir. वो काफ़ी अच्छा है. Like आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने वो उसको अटैच करके रखा है on the YouTube's होम पेज. What you need to do is that tap on my channel, आपको YouTube का होम पेज दिख जाएगा and you can just swipe down. आपको EISSM में कुछ रिवीजन वीडियोस दिख जाएंगे. उसमें से स्वप्निल सर के भी हैं और भी कुछ रिवीजन वीडियोस हैं. आपको जो भी सूटेबल लगे you can refer to them. And regarding the EISSM charts which Swapnil sir has used in his video, आप क्या कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल में जा सकते हो. उसमें वो अपलोडेड आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड the Telegram channel link is there in the description. So that's it guys. मैंने इस वीडियो को काफ़ी लंबा बना दिया है, डिटेल्ड बना दिया है आपके कन्वीनियंस के लिए. मेरे जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स थे टू गेट एन एग्जामिशन इन दिस पेपर मैंने सब कुछ बता दिया है. सो आई जस्ट होप इट हेल्प्स. Do comment down if you like this video. Also comment down the topics in which you further want a video. And of course your queries, doubts, I'll reply to all of them. So that's it for now guys. Stay tuned and thank you.